everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh and I hope आप सभी लोगों का CLAT 2025 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बस अब यही आशा है मेरी कि आप सभी लोगों को अपने ड्रीम कॉलेज में जाने का मौका मिले। तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज आज का जो सेशन है इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ लीगल रीजनिंग। कैसे क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर्स क्या होने चाहिए, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ये चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया जाए या फिर उसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर से कर देंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, तो देखो एक और बात मैं शुरुआत में ही आपको कह देना चाहती हूँ कि ये जो सेशन है ये मैं बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ ले रही हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने आपको जो जो बातें पढ़ाई है, समझाई है, सिखाई है लीगल रीजनिंग में, वही कुछ पेपर में आया है, वही सारा कुछ पेपर में आया है। कल का जो मैराथन था, उसके पहले का जो मैराथन था, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपके मैराथन्स ले रही हूँ और हर मैराथन में मैंने आपको ये एक्ट पढ़ाया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ठीक है, तो ये जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उसके बाद ये एक्ट आया था। तो ये एक्ट बताता है कि अनफेयर मीन्स क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल कोई ओएमआर शीट है, अगर उसमें कोई ऊपर नीचे कुछ कर दिया, ओएमआर शीट जो है वो फेक बना दी, अगर कैंडिडेट की हेल्प कर दी, अगर क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया तो किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये पैसेज पूरा उसके बारे में था। यहाँ पनिशमेंट्स भी सारी प्रोवाइडेड थी। तो अगर हम लोग चलें टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन पहला है कि अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली व्हेन। तो एक बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसेंट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की, तो यहाँ हमसे पूछा है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में एंगेज है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, और वो इनडायरेक्टली अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करता है, उनको क्वेश्चंस में हिंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आंसर जो है आपका वो बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा है फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शेल ऑल्सो बी रिकवर्ड। एंड यहाँ पर बी क्यों है? बिकॉज आगे का जो पार्ट था प्रोपोर्शनेट कॉस्ट वो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बी भी हो सकता है। बट अगर हम लोग देखें ना कि प्रोपोर्शनेट कॉस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए डी भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है लीगल का जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है। बात करें अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 55 पे, तो 55 की अगर हम बात करें तो यहाँ हमसे साफ साफ फिर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इसमें भी डिस्क्रिपेंसी है। क्यों डिस्क्रिपेंसी है? बिकॉज हो सकता है आपका आंसर यहाँ पर डी हो, लेकिन डिस्क्रिपेंसी इसलिए है बिकॉज अगर आप लोग पैसेज को देखेंगे तो वहाँ लिखा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू, फाइन ऑफ अप टू, लेकिन वो जो टर्म्स है ना वो यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, हो सकता है ये क्वेश्चन विड्रॉ हो जाए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 का आपका आंसर होगा शॉर्ट ए, बिकॉज हमें यहाँ से पूछा है कि कौन सी इनमें से वो बातें हैं जो अनफेयर मीन्स में नहीं आती है। तो अगर कोई कोचिंग सेंटर मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है अपने स्टूडेंट्स की, तो वो नहीं आएगा अनफेयर मीन्स में, वो लोग वहां पर नहीं इंक्लूडेड होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो यहाँ हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सर्विस प्रोवाइडर में नहीं आएगा। तो हमें इस पैसेज में साफ साफ बताया गया है कि कौन सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं, जो लोग भी पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, उनकी जो हेल्प करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर कोई कोचिंग सेंटर है तो वो कैसे सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में आ सकता है? ठीक है, तो इसीलिए 57 का आंसर होगा ए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पैसेज की तरफ, और नेक्स्ट पैसेज भी वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था कल। मैं आपको जब पढ़ा रही थी आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैम हम लोग बहुत थक गए हैं, एग्जाम है कल, अब पढ़ने का मन नहीं है, आंखों में दर्द हो रहा है, एक काम करिए आप कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहिए लीगल की, जो हमें पढ़ के जानी है, हम लोग सुनते रहेंगे। तो मैंने आपको पहला वाला पैसेज के बारे में पूरा बताया था, पहले वाले एक्ट के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, तो उससे रिलेट करके हमने पॉक्सो एक्ट पढ़ा था और जेजे एक्ट पढ़ा था। वहाँ मैंने
आपको क्लियरली बताया था कि दो तरीके के बच्चे होते हैं जेजे एक्ट के अंदर, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और उसी के बेसिस पे आपका ये पूरा जो है आप देख सकते हैं ये पैसेज दिया गया था। तो चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा डी, बिकॉज यहाँ हमसे पूछा है कि अगर कोई बच्चा है जो अपने चाइल्डहुड में वायलेंस को फेस करता है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन कौन से इश्यूज उसको हो सकते हैं, तो ये जितने भी इश्यूज गिवन है वो सारे ही इश्यूज उसको हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमसे पूछा गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो हमें पैसेज में साफ साफ बताया गया है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी, वो ये है कि ऑफेंडर्स को हमें पनिश करना है, तो 59 का होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमसे पूछ रहा है कि जो एनसीआरबी रिपोर्ट देती है अपनी, ठीक है, तो एनसीआरबी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, तो ऑप्शन आपका होगा सी, फॉर कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग क्रिमिनल डाटा, बिकॉज आप देखते हो हर साल ऑलमोस्ट एनसीआरबी की पूरी रिपोर्ट आती है जहां पर वो बताते हैं कितने परसेंट क्राइम घटा है, बढ़ा है, कौन सा क्राइम ज्यादा हुआ है, कौन सा क्राइम कम हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहाँ हमसे पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कौन सी कैटेगरी में देखे गए, अगर हम लोग एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 की बात करें तो पैसेज में क्लियरली गिवन है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किडनैपिंग एंड अबडक्शन। उसके बाद ये तो मैं बोल सकती हूँ कि यानी चाहे वो पेड क्लासेस के बच्चे हों या फिर आप जैसे वाईटी वाले बच्चे हों, वाईटी बैच वाले बच्चे हों, मैंने आप सभी लोगों को ये बताया है कि अगर आप कभी भी किसी भी एक्ट का नाम गलत लोगे तो उसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। आप में से बहुत लोग हैं जो पॉस्को बोलते हैं, POSCO, लेकिन मैंने आप लोगों को बार बार ये कहा है कि पॉस्को नहीं होता है, पॉक्सो होता है। आप चाहें तो मैं आप लोगों को वो सारी क्लिप्स भी दिखा सकती हूँ जहां मैंने ये बातें बहुत बार बोली है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखो अब वो हेल्प कैसे करता है, अगर आपको पॉस्को याद रहता तो आप यहाँ पर ऑप्शन गलत करके आते। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, सो ए हियर इज द करेक्ट आंसर। चले अगर हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 63, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कौन से रिस्क को फेस करते हैं जब वो लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से एक्सपोज होते हैं, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी लिमिटेड हो जाती है, वो लोग ज़्यादा उनके पास रिस्क होता है कि वो एक्सपोजर मिले उनको फिजिकल अब्यूज़ का, और बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी उनको आते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर हम चलें टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज, ये बहुत छोटा सा पैसेज है, आप देख सकते हो कैसे वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, कोई भी फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, यानी कि लीगल का जो पैसेज था वो टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं देख करके ही। बात करें अगर हम नेक्स्ट हमारे पैसेज की, तो वो जीआई टैग के ऊपर है। जीआई टैग मैंने आपको जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ाया तब बताया था, प्लस कल मैंने जब आप लोगों की मैराथन ली थी करंट अफेयर्स की, तब वहां पे मैंने आपको कहा था कि जीआई टैग हमारे लिए करंट लीगल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू IPR। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके लास्ट 6 मंथ्स के जिन भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो आप लोग पढ़ के जाओगे और उससे रिलेटेड लॉ भी पढ़ करके जाओगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि बात उसी चीज़ की हुई है। चलें अगर हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो जीआई टैग के लिए सही नहीं है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जीआई टैग जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिसका प्लेस ऑफ ओरिजिन ही डिफरेंट है, जैसा प्रोडक्ट हमें कहीं और नहीं मिल सकता है, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम दार्जिलिंग टी है, जिसको दार्जिलिंग रीजन से बाहर प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है जीआई प्रोटेक्शन लॉज को अगर हम देखें तो यस, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, द यूज ऑफ जीआई नेम दार्जिलिंग टी कैन बी लीगली कंटेस्टेड एंड पोटेंशियली प्रोहिबिटेड, ये हो सकता है। आगे अगर हम बढ़े और चले क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है मिसयूज ऑफ जीआई इंडिकेशन का, यानी कि जीआई टैग का, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, कंपल्सरी लाइसेंस ऑन द पेटेंट्स ऑफ मिसयूजिंग एंटिटी। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की, तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी नहीं, यहाँ पर आपका आंसर सी ही होगा, ठीक है, मे बी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 68 में वो गलती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर हम जीआई की बात करते हैं तो वो कौन से सिनेरियो है जो बेस्ट इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है हमें ज्योग्राफिक ओरिजिन का, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है अ प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड एज जीआई नेम दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रीजन वेयर इट इज ट्रेडिशनली मेड और कल्टिवेटेड विद डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ड्यू टू दैट लोकेशन, जैसे कि कश्मीर का सैफरन हो गया, बनारस का सिल्क हो गया,
ठीक है, असम का गामूसा हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही हमें पाई जाती है। ऐसे तो सैफरन बहुत जगह मिलता है, ऐसे तो एप्पल्स भी बहुत जगह मिलती है, ऐसे तो सिल्क भी हर तरीके का मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जीआई टैग क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, वो उन जैसे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 की, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट कंसर्निंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ आपका आंसर वैसे तो होना चाहिए सी, ठीक है, आंसर नंबर सी हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट है, बिकॉज अगर हम लोग पैसेज को देखें, आपको मैं पैसेज की तरफ लेके चलती हूँ। पैसेज को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बात हो रही है, देखो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर द WTO प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ GIs ग्लोबली। ठीक है, यहाँ वर्ड ग्लोबली यूज हुआ है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखें और आंसर को देखें तो यहाँ अमंग WTO मेंबर्स लिखा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी मानी जाए, या फिर हो सकता है कि हम लोग इस तरीके से कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ये पूछा गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो सी ही होगा। लेकिन अगर ये WTO मेंबर्स में कहीं कुछ गड़बड़ है तो कुछ एक डिस्क्रिपेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्वेश्चन नंबर 68 में इन लीगल रीजनिंग। उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट पैसेज था, ये हमारा था न्यू डाटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर के, जहां हमसे पहला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 69, जहां ये पूछा कि एक स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप प्रोवाइड्स अ हेल्थ ट्रैकिंग ऐप दैट कलेक्ट सेंसिटिव हेल्थ डाटा फ्रॉम यूजर्स। अब जो डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा है, सॉरी प्रोटेक्शन लॉ है हमारा इंडिया में, तो क्या एडिशनल प्रिकॉशंस उस स्टार्टअप को लेने होंगे एज कंपेयर टू रेगुलर पर्सनल डाटा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपका होने वाला है बी, कि उनको इंश्योर करना होगा एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड अडॉप्ट हायर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ। अगर हम चलें टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 78, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी वो राइट्स हैं जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड है। तो मैं आपको बता दूं ये सारी ही है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है डी। चलें अगर हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक इंडियन कंपनी है जो पर्सनल डाटा कलेक्ट करती है यूजर से ताकि वो उनको पर्सनलाइज सर्विसेज दे सके। अब ये जो कंपनी है वो इंटेंड करती है कि वो इस डाटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर करे, ठीक है, क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए चाहिए था। तो अगर हम बात करें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ की, तो कंपनी को डाटा को शेयर करने से पहले क्या करना चाहिए? तो कंपनी को डाटा शेयर करने से पहले एक्सप्लिसिट कंसेंट लेना चाहिए यूजर्स का, इसीलिए 71 का हमारा आंसर होने वाला है ए। चलें अगर हम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यूजर डाटाबेस को प्रोसेस करता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट, जब वो लोग अकाउंट बनाते हैं तभी उनसे कंसेंट ले लिया जाता है। अब एक यूजर था जिसने पहले तो कंसेंट दे दिया, लेकिन बाद में अपने कंसेंट को विड्रॉ करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ प्लेटफॉर्म को क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ प्लेटफॉर्म को कंप्लाई करना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के साथ और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा को स्टॉप करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है बी। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की, तो काफी आप ऑप्शंस देख करके ही बता सकते हैं कि यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। 73 का करेक्ट आंसर होने वाला है सी, यानी कि राइट टू एसेस। आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं टुवर्ड्स दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा है। आप लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है मैम सेक्शन नंबर याद करना है क्या, आर्टिकल नंबर याद करना है क्या? तो मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है सेक्शन याद करो ना करो चलेगा, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के हो गए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के हो गए, ये आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो बात हो रही है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट्स की, एनवायरनमेंट की। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो यहाँ हमसे पूछा गया है इन विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ हमने पैसेज में देखा कि यहाँ पर बात हो रही है 48A की, या जो बात करता है अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 48A, और एक जगह बात हो रही है आर्टिकल 51A की, जो बात मतलब जो आता है अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, यानी कि 2 and 3 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आगे अगर हम लोग पढ़ें ऑफ 75th पे, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि द नेचर ऑफ बाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस कार्बन एमिशन थ्रू द साइनिंग ऑफ वेरियस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ट्रीटीज स्पेशली द पेरिस एग्रीमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। ठीक है, इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ए, अ सिग्नेटरी शैल टेक एडिक्वेट मेजर्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। ऐसा उनको करना ही होगा बिकॉज वो सिग्नेटरी है। बात करें अगर हम लोग आर्टिकल 51AG ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ हमसे पूछा गया है
कि इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है ताकि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर है वो होगा डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि रिवर एंड लेक्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर अटक गए होंगे बिकॉज मे बी आप लोग ये पढ़ करके नहीं गए थे। तो हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपको अगर नहीं आता था तो आप इसको छोड़ सकते थे, या फिर अगर आपको तुक्का लगाना था, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते थे बिकॉज ओनली ए एंड बी, यहाँ पर जो डी है वो आंसर यहाँ पर दिया गया है। मोस्टली हम लोग ऐसे ही ऑप्शंस में तुक्का लगाते हैं, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ओनली दिस एंड दैट। ठीक है, बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हम लोग कह सकते हैं कि है सी और डी के बीच में। सो क्वेश्चन नंबर 77 में सी भी हो सकता है और ईदर डी भी हो सकता है। बोथ द स्टेट एंड सिटीजन्स हैव द ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेट्स ड्यूटी टू मेंटेन ecological balance and citizens right against climate change। तो yes, C और D। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो ये हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स इंडिया कमिटेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, क्या मजबूर करता है इंडिया को, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ सिंपली बिकॉज इंडिया ने साइन किया है इंटरनेशनल कोवेनेंट को, कन्वेंशन को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 78 का। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की, तो ये जो पैसेज है यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पैसेज बता रहा है हमें कि कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होती है बेसिक एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, जो कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है, यही मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स आपको याद कहीं ना कहीं होने ही चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो डेफिनेटली होने चाहिए, और इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देखो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जितनी भी चीजें हम लोगों से पूछी गई कहीं ना कहीं मिसलेनियस थी, करंट लीगल अफेयर्स से रिलेटेड थी, बट एक एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ पर ये भी थी कि इस साल हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 3 जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आया, जहाँ पर बात की गई अबाउट वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को जितनी बार भी मेरी कोई भी मैराथन हुई है उसमें बार बार समझाया है कि ये क्या होता है। तो अगर हम लोग चलें टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 80, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे मेन लॉज है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसी में से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आया है, कॉन्ट्रैक्ट से आया है, बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं पूछा गया, क्रिमिनल लॉ भी नहीं पूछा गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें सभी जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें से बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है वॉइड एग्रीमेंट को। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, एन एग्रीमेंट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट हाँ, यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था वॉइड एब इनिशियो, नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग होता है वॉइड एब इनिशियो। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो वो बी ही होगा, बिकॉज बाकी तो ऑप्शंस होने से रहे। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा गया है कि 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो लोग बैंक को रॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और जो कुछ भी पैसा होगा वो इक्वली बांट लेंगे अपने बीच में। तो क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ये मैंने आप लोग को एग्जांपल बहुत बार पढ़ाया है। ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा से वॉइड होगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। सो ए, क्वेश्चन नंबर 81 का इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम लोग बढ़े और चले टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 82, तो यहाँ हमसे पूछा गया कि एक एग्रीमेंट हुआ एक एडल्ट के द्वारा जहाँ पर एक माइनर चाइल्ड इन्वॉल्व था, ठीक है, वेयर द सिग्नेटरी इज अ माइनर चाइल्ड हिमसेल्फ। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? मोहरी बीवी का मैंने आप लोगों को केस पढ़ाया, बार बार बताया है कि कभी भी कोई भी माइनर अगर किसी भी एग्रीमेंट में होता है तो वो हमेशा वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, बिकॉज यहाँ हमसे पूछा है गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन वॉइड एग्रीमेंट। तो यहाँ सी और डी दोनों ही हो सकते हैं, बिकॉज अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है 10 लाख रुपए का पे करने का कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये इलीगल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें ये भी पता है कि अगर कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है, कंफ्यूजन है। बात करें अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की हमारे ऑफ लीगल रीजनिंग, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक एग्रीमेंट जो होता है जो बिना कंसिडरेशन के होता है वो कैसा होता है? वैलिड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या वो वॉइडेबल होता है? जी नहीं। क्या वो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है? नहीं, वो होता है वॉइड अग्रीमेंट। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये शॉर्ट एंड क्रिस्प आपकी जो मैंने वीडियो बनाई है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की वो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स
मुझे कमेंट सेक्शन में देना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एंड बस अब मेरी बस आप सभी लोगों के लिए एक ही विश है कि जल्दी से आप लोगों को अपने ड्रीम एनएलयू में एडमिशन मिल जाए। आपका ड्रीम एनएलयू कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार आए हैं तो, और सेशन को लाइक और शेयर तो ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।